वेलकम टू सिविल डिप्लोमा अड्डा। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पार्ट 2। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें। तो हमारा अगला हेडिंग है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का प्लानिंग करते समय हमें पॉपुलेशन फोरकास्ट करना पड़ता है कि आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी, और कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। ये सब पूरा प्रॉपर एक कैलकुलेशन होता है, उसके अनुसार ही जो वाटर प्लानिंग का सिस्टम होता है वो तैयार किया जाता है। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में पहला मेथड है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। दूसरा है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इसके बाद नेक्स्ट है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक कर्व मेथड। एंड लास्ट है मास्टर प्लान मेथड। तो दोस्तों, ये कुछ मेथड्स हैं। इनके अनुसार अगर पॉपुलेशन बढ़नी होगी तो हम लोग अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर पॉपुलेशन घटेगी तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ करेंगे। तो वो वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी। अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हम लोग अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर फॉर यंग एंड रैपिड सिटी है, फॉर यंग एंड रैपिड ग्रोइंग सिटी है, तो वहाँ जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड इज बेस्ट सूटेबल। अगर कोई भी सिटी यंग है, यानी कि अभी नई नई सिटी बनी है और धीरे धीरे लोग बाहर से उस सिटी में आ रहे हैं, तो उस केस में हम लोग इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। इसी में फॉर सिटी अंडरगोइंग इन्फ्लेनियन arithmetical increase is best suitable। अगर कोई सिटी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है तो उस केस में हम लोग अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ का रेट बहुत ही धीरे होता है। ठीक है। फॉर सिटी showing linear growth after saturation arithmetical increase is suitable। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर ओल्ड सिटी।
showing decreasing rate of growth, तो वहाँ पे हम लोग डिक्रीजिंग रेट मेथड यूज़ करते हैं। जो सिटी काफ़ी पुरानी हो गई, काफ़ी मतलब वहाँ पे जो सिटी पूरी तरीके से सैचुरेट हो गया, तो वहाँ पे रहने का जगह नहीं रहेगा और सुविधाएं नहीं रहेंगी, और जो बिल्डिंग्स रहेंगी वो पुरानी हो जाएंगी। तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम जो लोग हैं वो दूसरे सिटी में शिफ्ट होने लगते हैं, जहाँ पे काफ़ी स्पेस अवेलेबल हो, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो और काफ़ी एरिया, ओपन एरिया अवेलेबल हो। तो ऐसे के कंडीशन में हम लोग डिक्रीजिंग रेट मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला हमारा हेडिंग है कलर। तो कलर ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन TCU। TCU यानी ट्रू कलर यूनिट, या फिर दूसरा हम यूनिट यूज़ करते हैं हेजन यूनिट। यानी वाटर कलर को हम TCU के यूनिट में मेजर करते हैं कि कितना यूनिट TCU है, तो उस हिसाब से हम लोग कलर डिटरमाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टिंटोमीटर इज यूज्ड फॉर कलर मेजरमेंट। यानी वाटर में जो कलर मेजरमेंट के लिए हम लोग टिंटोमीटर डिवाइस का यूज़ करेंगे, और जो यूनिट आएगी वो TCU या फिर हेजन में आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर इन गैसेस आर मेनली ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, CO2। और ऑर्डर को जो मेजर करते हैं वो होता है TON यानी थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। और जो ऑर्डर की जो यूनिट है यानी TON, उसकी जो लिमिट है कि इतना मतलब होना चाहिए फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उसकी परमिसिबल लिमिट है 3 TON। यानी कि अगर 3 लिमिट है इसका, इससे ऊपर अगर रहेगा तो जो वाटर है वो पीने के लिए सेफ नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ वाटर कैन बी मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। तो वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। और जो डिजायरेबल टेम्परेचर होता है फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग इट शुड बी 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पानी योग्य अगर कोई है, पानी पीने योग्य है, तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग है टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी से आप मतलब जान रहे होंगे कि धुंधलापन, यानी कि प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन वाटर। जो पानी में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि सेटल डाउन भी नहीं होते, उस टाइप के पार्टिकल्स को मेनली टर्बिडिटी कहते हैं।
ये एक फिनोमिना है जिसमें पानी में छोटे छोटे पार्टिकल घुल घुल के रहते हैं और वो सेटल डाउन भी नहीं होते हैं। तो टर्बिडिटी निकालने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, एक है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, जिसे हम JTU यूनिट भी, इसका यूनिट JTU में हम लोग यूज़ करते हैं। जब जैक्सन टर्बिडिटी मीटर से हम लोग अगर टर्बिडिटी निकालते हैं तो इसका यूनिट हम लोग JTU प्रेफर करते हैं। तो इसमें अगर इट कांट मेजर टर्बिडिटी लेस देन 25 JTU, अगर 25 JTU से नीचे टर्बिडिटी है तो ये मेजर नहीं कर सकता, इसका एक ड्रॉबैक है। इट इज़ ओनली यूज टू मेजर हाई टर्बिडिटी। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है बेलीज टर्बिडिटी मीटर। तो बेलीज टर्बिडिटी मीटर में जो इसका फिनोमिना है वो लाइट स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी इट इज़ बेस्ड ऑन लाइट स्कैटरिंग प्रिंसिपल। और जो बेलीज टर्बिडिटी मीटर का जो यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं वो JT होता है, ठीक है। यानी कि बेलीज टर्बिडिटी मीटर में भी हम लोग JT के यूनिट में यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप का टर्बिडिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा डिजिटल जो बेलीज टर्बिडिटी मीटर है ये यूज टू मेजर वेरी लो टर्बिडिटी। और दोस्तों ये जो पॉइंट है ये बेलीज टर्बिडिटी मीटर में नहीं रहेगा, बाय मिस्टेक मैंने बता दिया था। तो ये जो पॉइंट आएगा ये नेफ्लोमीटर का है, ठीक है, तो बाय मिस्टेक मैंने इसमें लिख दिया था। तो डिजिटल टर्बिडिटी मीटर या फिर इसको हम लोग नेफेलोमीटर भी बोलते हैं। तो इसमें ये वाला पॉइंट आएगा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट स्कैटरिंग, और जो इसका यूनिट होता है वो होता है NTU। यानी कि अगर 1 NTU है तो इसका मतलब हुआ कि 1 NTU इज लाइट स्कैटर बाय 1 milligram of formazine polymer in 1 liter of distilled water। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सीवेज ट्रीटमेंट। यानी कि जो सीवेज वाटर आता है तो उसमें उसके ट्रीटमेंट में क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो है इनटेक, यानी कि हम लोग पानी लेंगे, ठीक है, उसके बाद उसका स्क्रीनिंग होगा, फिर एरेशन होता है ताकि जो केमिकल्स वो ऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाए, फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन करेंगे, फिर नेक्स्ट है कोगुलेशन,
प्लस फोकुलेशन करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग सेडिमेंटेशन करेंगे, यानी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट इसके बाद है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद उस वाटर को डिसइंफेक्ट करेंगे, यानी डिसइंफेक्शन। फिर डिसइंफेक्शन के बाद जो भी केमिकल डिजॉल्व केमिकल है उसको रिमूव करेंगे, तो यानी कि सॉफ्टनिंग हो गया, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। फिर इसके बाद छोटे मोटे माइनर ट्रीटमेंट कर देंगे, यानी कि जो भी वाटर में तत्व कम है तो उसमें डिजॉल्व कर देंगे। उसके बाद सप्लाई दे देंगे। तो ये प्रोसेस है सीवेज ट्रीटमेंट में। बेसिकली इनटेक सप्लाई से लेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, यानी कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं या ऐसे जो बाई नेकेड हम लोग देख सकते हैं तो उसे हम लोग रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद एरेशन करते हैं और उसके बाद प्राइमरी सेडिमेंटेशन होगा। फिर केमिकली हम लोग केमिकल ऐड करेंगे कोगुलेशन प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद फोकुलेशन होगा, फिर दोबारा उसको सेडिमेंट करेंगे, सेडिमेंटेशन होगा, फिर फिल्ट्रेशन, फिर डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग, माइनर ट्रीटमेंट, सप्लाई। ये सिंपल सा स्टेप्स है सीवेज ट्रीटमेंट के। इसमें पॉइंट है फॉर प्लानिंग ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लान हम लोग एमएफ टेक्निक का यूज़ करते हैं। और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वी यूज एम्पियन टेस्ट। ठीक है। तो इसमें जो प्रोसेस हमने बताया था सीवेज ट्रीटमेंट में, तो उसमें डिसइंफेक्टेंट एजेंट के तौर पे हम लोग ओजोन यूज़ कर सकते हैं, ब्रोमीन आयोडाइड यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर यूजिंग लाइम इन एक्सेस, या फिर क्लोरीनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल से कुछ केमिकल्स हैं जो कि डिसइंफेक्टेंट एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो क्लोरीनेशन में बेसिकली HOCl एंड OCl माइनस आर डिसइंफेक्टेंट इन क्लोरीनेशन। और जो बेसिकली जो डिसइंफेक्टेशन होता है वो वाटर के pH रेंज 5 to 7 के बीच में ही होता है। अगर इस रेंज में वाटर है तभी हम लोग डिसइंफेक्शन करेंगे, नहीं तो pH हम लोग पहले मेंटेन करेंगे वाटर का, उसके बाद फिर डिसइंफेक्शन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोराइड। तो वाटर में जो फ्लोराइड का जो मात्रा होना चाहिए वो होना चाहिए 1.5 mg पर लीटर। अगर इफ एक्सेस में है देन इट कॉज मोल्टिंग ऑफ टीथ, यानी टीथ में दांतों का पीलापन बेसिकली मोल्टिंग ऑफ टीथ कहलाता है। ये फ्लोराइड अगर 1.5 mg पर लीटर से ज़्यादा है तो यह केस हम देखेंगे। और अगर 1.5 mg पर लीटर से कम है तो इफ लेस देन
मेक्स बोन वीक। फिर नेक्स्ट है नाइट्रेट्स। मोर देन 40 mg पर लीटर है तो ये मेथेमोग्लोबिन माइंग कॉज करता है, जिससे हम लोग बेसिकली ब्लू बेबी डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट केमिकल है आर्सेनिक। तो इसकी जो परमिसिबल लिमिट है वो है 0.01 ppm। नेक्स्ट है क्लोरीन। तो क्लोरीन का 200 mg पर लीटर परमिसिबल है। और मैग्नीज एंड आयरन should be not more than 0.3 mg पर लीटर। और वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो होना चाहिए अबाउट 5 to 6% फॉर सेफ ड्रिंकिंग। नेक्स्ट हेडिंग है हार्डनेस। तो हार्डनेस, पानी में हार्डनेस पता करने के लिए हम लोग EDTA मेथड का यूज़ करते हैं। अगर टर्बिडिटी है तो टर्बिडिटी मीटर, जो कि अभी हमने जैक्सन और बेलीज टर्बिडिटी मीटर पढ़ा था, या फिर नेफेलोमीटर यूज कर सकते हैं। पानी में बैक्टीरिया काउंट फाइंड करने के लिए MPN टेस्ट या फिर मेंबर फिल्टर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। pH पता करने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। कलर के लिए टिंटोमीटर यूज़ करते हैं। एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए विंकलर्स मेथड यूज़ करते हैं। अगर पानी में ऑर्गेनिक मैटर है तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग BOD एंड COD टेस्ट अडॉप्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं फिलहाल के लिए भी हार्डनेस। तो हार्डनेस में एक टर्म होता है सूडो हार्डनेस। तो सूडो हार्डनेस जो होता है बेसिकली आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन वाटर एक्ट एज सोप सॉल्यूशन। अगर आपके पानी में सोडियम आयन प्रेजेंट है तो आपका वाटर एक तरह से सोप सॉल्यूशन की तरफ ऐड करेगा, वो पानी आपका झाग देगा। तो उससे उस टाइप का हार्डनेस को हम लोग सूडो हार्डनेस कहते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप का हार्डनेस है आपका टेम्पोरेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस आर ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इस जो वाटर में आपका परमिसिबल लिमिट होना चाहिए फॉर हार्डनेस, इन ड्रिंकिंग वाटर
वो होना चाहिए 200 mg पर लीटर। तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होता है वाटर में रिमूव करने के लिए दो प्रोसेस हैं। एक है आपका एडिंग लाइम या फिर बाय सिंपली बॉइलिंग। वाटर को बॉईल करके भी हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। पर अगर परमानेंट हार्डनेस है तो उसके लिए हम लोग लाइम सोडा प्रोसेस या फिर जियोलाइट मेथड यूज़ करते हैं। तो जियोलाइट मेथड आपका 100% एफिशिएंट होता है। ये प्योरली परमानेंट हार्डनेस वाटर से रिमूव कर देता है। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में जो हम लोग कोगुलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं तो उसमें जो कोगुलेंट्स होते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स आप जान लीजिए। तो कोगुलेंट्स में आपके एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट, आयरन सॉल्ट्स, फेरिक सल्फेट, क्लोरीनेटेड कॉपर, लाइम एटसेट्रा। यानी कुछ ये कोगुलेंट्स एग्जांपल हैं जो कि एज अ कोगुलेंट्स यूज होते हैं कोगुलेशन प्रोसेस में। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स जो कि एयर पॉल्यूशन को कॉज करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, इसकी वजह से ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। तो उसमें आपका है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO, NO, HC एंड पर्टिकुलेट मैटर। यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो पर्टिकुलर मैटर में आ जाएंगे। ये प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। और जो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं दोस्तों, ये अक्सर पेपर में प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स के एग्जांपल्स पूछता है। अक्सर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में खासकर पूछता है कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स में क्या नहीं होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपको दे देगा। तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स में आपका आ जाएगा ओजोन, पैन, फोटोकेमिकल स्मॉग, या एरोसोल्स एंड मिस्ट जो कि H2SO4 होता है। तो ये कुछ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स के एग्जांपल्स हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।